यस बेटा, प्लीज स्टार्ट। स्लाइड शो पे जाकर। यस। Good afternoon to all of you. My name is Khushbu. I want to present my screen on topic of approaches. My topic is realism. रियलिज्म ये बेसिकली बेस होता है, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। रियल मतलब होता है वास्तविक। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बेस पे हमारी ये अप्रोच है। और इसी अप्रोच का नाम क्लासिकल रियलिज्म भी बोला जाता है। जब हमारे 1930s 40s और 50s का दौर चल रहा था, इस दौर में हमने देखा गया कि हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो पेसिमिस्टिक इमेज है। हमारी ऑप्टिमिस्टिक इमेज हमारी इससे पहले वाली थी, जिसमें हमारी जो अप्रोच थी वो लिबरलिज्म और आइडियलिज्म चल रही थी। लेकिन हमारे 1930s और 40s और 50s का दौर देखा, भाई नहीं, आदर्शवाद की तरह मत देखो अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस को, ये हमारी पेसिमिस्टिक इमेज आ रही है। तो वहीं से हमारा निजात होता है, हमारा रियलिज्म अप्रोच का, वहीं से हमारी रियलिज्म अप्रोच बन के आती है। फिर है इनके जो फिलोसफर हैं वो हैंसी जे मॉर्गनथाउ है। इन्होंने रियलिज्म अप्रोच पे अपनी साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव अपने विचार रखे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से रियलिज्म अप्रोच को पेश किया है लोगों के सामने। ये बेसिकली रहने वाले जर्मनी के थे, लेकिन इन्होंने जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी के अत्याचारों से ये माइग्रेंट हो गए थे यूएसए में। इनकी जो बुक थी इनकी जो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस स्ट्रगल फॉर पावर 1948। इनकी रियलिज्म पर एक बुक भी आई थी जिसमें बताया था कि ये सब जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशन थे वो एक स्ट्रगल फॉर पावर है, पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये बुक इन्होंने दी। और जो इन्होंने अपनी रिसर्च की है वो इंडक्टिव मेथड से है। इंडक्टिव मेथड का मतलब है कि इन्होंने पहले ह्यूमन बिहेवियर पे अपने रिसर्च अपने को देखा, फिर डोमेस्टिक लेवल पे देखा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन बिहेवियर को कनेक्ट करते हुए इन्होंने रियलिज्म अप्रोच को दिया है। इनके जो यूनिट्स ऑफ एनालिसिस है ह्यूमन नेचर है। इन्होंने ह्यूमन नेचर पे अपनी बात कही है इंटरनेशनल रिलेशंस को कनेक्ट करते हुए। इन्होंने बोला है कि एक इंडिविजुअल ह्यूमन जैसे सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, पावर सीकिंग होता है, वैसे ही एक एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट भी सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, पावर सीकिंग होता है। और जो इन्होंने ह्यूमन नेचर को उन्होंने लिया है, तो इन्होंने इनकी नेगेटिव इमेज ही ली है, ना कि पॉजिटिव इमेज। इन्होंने ह्यूमन का ग्रीडी वाला हिस्सा लिया है कि हाँ भाई, ह्यूमन ग्रीडी है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए और पावर सीकिंग के लिए। यही कनेक्ट करते हुए इन्होंने स्टेट को दिखाया है कि इंटरनेशनल लेवल पे सेल्फ इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल स्टेट्स, और पावर सीकिंग है, जिससे कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके, प्रोटेक्शन कर सके अपने स्टेट की, और अपने स्टेट की प्रिजर्वेशन भी कर सके। इन्होंने जो पावर बताई है, पावर कैसी होनी चाहिए कि मिलिट्री पावर पे इन्होंने जोर दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पे सभी जो स्टेट्स है वो मिलिट्री पावर को, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल कर सके, प्रोटेक्शन कर सके और प्रिजर्वेशन दे सके, अपने स्टेट्स को सिक्योरिटी बनाए रखे अपने स्टेट्स की। फिर जब आगे हमने देखा तो इसी से ही प्रेरित होके आई है हमारी न्यू रियलिज्म स्ट्रक्चरल, जिसको स्ट्रक्चरल नाम भी देते हैं हम। इनके जो फिलोसफर है वो केनेथ वॉल्ट है। इनकी जो बुक आई थी वो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979। इनका जो रिसर्च मेथड था वो डिडक्टिव मेथड था। डिडक्टिव मेथड का मतलब है इन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल को देखा पहले, फिर उसके स्ट्रक्चर को समझते हुए स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बात बताई कि क्यों हम पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी यूनिट्स ऑफ एनालिसिस है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। इन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि हमारा इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिससे हमें पावर के पीछे भागना ही पड़ता है या स्ट्रगल करना ही पड़ता है पावर के लिए। इन्होंने बताया कि हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जिससे कि किसी भी स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए वो बीच में नहीं आएगी। तो सभी जो स्टेट्स है वो सेल्फ हेल्प है, मतलब यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करेगा। ऐसा ही कुछ किस्सा इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है तो सेल्फ हेल्प है, सभी स्टेट्स अपनी खुद ही रक्षा करेंगे। इसीलिए ही स्टेट पावर सीकिंग होता है कि पावर के पीछे वो स्ट्रगल कर रहा है भी, हमें तो इंटरनेशनल लेवल पे एनार्की है, सेल्फ हेल्प करना होगा,
तो पावर क्यों ना हम पावर अपनी इतनी इकट्ठी कर ले कि कोई हम पे हमला करने की कि कोई हमारे नेशनल इंटरेस्ट को या फिर प्रोटेक्शन को कोई हानि ना कर सके। तो वही है कि पावर सीकिंग हो रहा है तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है, प्रिजर्वेशन के लिए हो रहा है। फिर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन हायरार्किकल, मतलब हमारी जो इंटरनेशनल का स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल लेवल पे वो हायरार्किकल है, जैसे कि यूएसए की पावर सबसे ज्यादा है, चाइना की उसके बाद है, फिर नेपाल भूटान की थोड़ी कम है उनसे। तो ऐसा देखा जाए तो एक हायरार्की बनती है, लेकिन सभी और ये हायरार्की ये बताती है कि सभी स्टेट से वो पावर के लिए अग्रसर है, पावर पाना चाहते हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, प्रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए और अपनी सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए। तो सभी स्टेट्स स्ट्रगल करते हैं पावर का। लेकिन जो केनेथ वॉल्ट है ये बताते हैं कि पावर भी कैसे, मिलिट्री पावर हो यही नहीं, इकोनॉमिक पावर भी हो सकती है, पॉलिटिकल पावर भी हो सकती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकती है और कल्चरल पावर भी हो सकती है, कि जिससे हम अपने स्टेट्स को पावरफुल बना के हम इंटरनेशनल लेवल पे सरवाइव कर सके बिना किसी से डरे। तो यही थी रियलिज्म और न्यू रियलिज्म। इसी से इन दोनों ही अप्रोच से बन के आई है न्यू क्लासिकल रियलिज्म। इसमें पहले क्लासिकल रियलिज्म को रखा जाता है, प्लस में न्यू रियलिज्म को रखा जाता है और इज इक्वल टू न्यू क्लासिकल रियलिज्म, जो दोनों के नामों से बनी है। इनका मतलब है कि भाई हाँ, ये दोनों की बात ही सही है कि क्लासिकल रियलिज्म में कुछ ह्यूमन नेचर ही हमारा ऐसा है कि हमें पावर के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और न्यू रियलिज्म में ये बोला है कि हाँ भाई, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा बना हुआ है कि जिससे हमें स्ट्रगल करना ही पड़ता है पावर के लिए। तो और वही जो लास्ट की जो बनती है हमारी न्यू क्लासिकल रियलिज्म बन के आती है। थैंक यू सो मच।